सबों का स्वागत है एक नए वीडियो में। और दोस्तों यानी कि आज यानी कि शाम 6:30 PM से जो कि यानी कि वो MCQ क्वेश्चंस यानी कि अपलोड होगा जो T2 में इस बार क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, हमारे पास लगभग ऐसा न्यू प्रश्न जो कि 3000 से लेकर के 4000 के बीच में है, तो सारा MCQ हम कराएंगे और इसका यानी कि प्लेलिस्ट अलग से यानी कि बना दिया जाएगा चैनल पे। यानी कि प्लेलिस्ट का नाम रहेगा यानी कि T2 संभावित प्रश्न 2000 यानी कि 23। यानी कि जो प्रश्न आने की संभावना 100% है वो प्रश्न आज से यानी कि स्टार्ट है 6:30 से, और निमी का जो क्वेश्चन यानी कि बाकी है उसको बीच बीच में करा देंगे। ठीक है, और ये सेट जैसे ही खत्म हो जाता है न्यू वाला प्रश्न का, तो हम यानी कि जो है प्रीवियस पेपर का फिर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको यानी कि अत्यंत जरूरी है आप लोगों के लिए। T2 के लिए अगर पास होना है तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है करंट के फॉलो होने का क्या कारण है, यानी कि करंट जो फॉलो होता है किसके कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि प्रोटॉन के कारण, तो प्रोटॉन के कारण तो फ्लो नहीं होता है। बी में दिया है न्यूट्रॉन के कारण, तो न्यूट्रॉन के कारण भी नहीं होता है दोस्तों। यानी कि करंट जो फ्लो होता है वो यानी कि इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। ठीक है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है करंट के फॉलो होने की दिशा क्या होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन के फॉलो होने की दिशा में, नहीं भाई इलेक्ट्रॉन के फॉलो होने की दिशा में वो फॉलो नहीं करता है। बी में कह रहा है यानी कि न्यूट्रॉन के फॉलो होने की दिशा में, न्यूट्रॉनों को यानी कि फॉलो होने की दिशा में नहीं होता है। और सी में कह रहा है इलेक्ट्रॉन के फॉलो होने की विपरीत दिशा में। तो दोस्तों यानी कि करंट जो फॉलो होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में फॉलो होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के यानी कि विपरीत दिशा में फॉलो होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए अगर T2 पास होना है तो इस वीडियो को देख कर ही जाइएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में यानी कि 100% लगभग जो है 3000 प्रश्न में से आपको 100 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। सारा प्लेलिस्ट यानी कि इसका अलग से बना देंगे हम, और वहां से आप लोग जाकर के वॉच कीजिएगा और वीडियो के इन तक जरूर वॉच कीजिएगा। चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपको सारा कहीं भी कोई भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये प्रश्न आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि सारा पैटर्न बदला हुआ है, आप समझ सकते हैं कितना MCQ क्वेश्चन है T2 के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है खुला परिपथ में कितना करंट फॉलो होता है। तो देखिए दोस्तों किस में कह रहा है, यानी कि खुला परिपथ में कह रहा है। हाँ, और खुला परिपथ में जो यानी कि करंट प्रवाह होता है वो हमको यानी कि बताना है। ठीक है, क्या यानी कि करंट हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि खुला परिपथ में जो करंट प्रवाह होता है यानी कि शून्य होता है। क्या होता है? यानी कि जीरो होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि शून्य, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है परिपथ में लोड का वास्तविक मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी कि लोड जो होता है उसका यानी कि वास्तविक मतलब क्या होता है। ठीक है, वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है धारा, तो ये तो है ही, और बी में कह रहा है यानी कि शक्ति है, तो यानी कि लॉस से इसका कोई मतलब नहीं है। और बी में दिया है यानी कि पावर, ये तो नहीं है, और वोल्टेज भी नहीं है। तो दोस्तों यानी कि लोड का जो मतलब होता है, ठीक है, यानी कि लोड का जो मतलब होता है वो होता है यानी कि करंट। क्या होता है? यानी कि करंट होता है। ऑप्शन किस में दिया है? करंट, तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि एक चालक में यानी कि चार्ज क्या होता है, यानी कि चार्ज हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि Q बराबर जो फॉर्मूला होता है यानी कि I और इंटू में यानी कि T होता है। ठीक है, और I को क्या कहेंगे? यानी कि करंट कहा जाता है, T को यानी कि समय कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो Q बराबर IT किस में दिया हुआ है? तो दोस्तों Q बराबर IT जो दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यानी कि किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन धारा परिपथ में फॉलो होता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि धारा परिपथ में जो यानी कि धारा परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन फॉलो होता है वो होता है आपको यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपको यानी कि बी में दिया हुआ है। ठीक है, राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि ओम के नियम के अनुसार क्या सत्य है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ओम ने क्या दिया था? तो ओम ने आर बराबर जो है दोस्तों यानी कि आर बराबर यानी कि V बटा I दिया था। ठीक है, और इसको यानी कि I बराबर क्या लिख सकते हैं? ठीक है, और इस V बराबर क्या लिख सकते हैं यहीं पे? तो दोस्तों यानी कि V बराबर जो लिखेंगे यानी कि IR लिखेंगे। क्या लिखेंगे? IR लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए तो ऑप्शन ए में कह रहा वोल्टेज करंट के अनुपातिक होता है, और बी भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं यानी कि प्रतिरोध करंट के अनुपातिक होता है,
और सी कहता है यानी कि करंट वोल्टेज के अनुपातिक होता है, डी में है यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि सी में जो दिया है करंट जो है यानी कि वोल्टेज के अनुपातिक होता है। ठीक है, करंट क्या है, वोल्टेज के अनुपातिक होता है यानी कि V प्रोपोर्शनल दोस्तों यानी कि I होता है, ये ओम का नियम है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न यानी कि धातु का प्रतिरोध ऑप्शन ए में करा यानी कि लंबाई पर निर्भर करता है, बी में यानी कि क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और सी में दिया यानी कि प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, और डी में दिया इनमें से सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि धातु का प्रतिरोध जो होता है रेसिस्टेंस यानी कि मेटल्स जो होता है यानी कि सभी पर डिपेंड करता है, लंबाई पर भी निर्भर करता है, उसके बाद क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, उसके बाद जो है प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग यानी कि इस प्रकार का एक भी क्वेश्चन को नहीं मिस कीजिएगा, वीडियो को इन तक जरूर देखिए अगर सिलेक्शन लेना है टी2 में। तो अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि इनमें से क्या सत्य है। ठीक है, तो सत्य वाला हमको बताना है, प्रतिरोध वोल्टेज पर निर्भर करता है। चलिए बी पढ़ लेते हैं। बी में कह रहा है यानी कि प्रतिरोध करंट पर निर्भर करता है। ठीक है, बी में कह रहा है यानी कि प्रतिरोध जो है करंट पर निर्भर करता है। सी में कह रहा है प्रतिरोध करंट और वोल्टेज के अनुपातिक पर निर्भर करता है, और डी में दिया है प्रतिरोध वोल्टेज और करंट के क्या है दोस्तों यानी कि अनुपात पर निर्भर करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो निर्भर करता है आपको यानी कि प्रतिरोध उसके बाद वोल्टेज और करंट के यानी कि अनुपात पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है परिपथ में धारा कब बहती है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है जब दोनों बिंदुओं का वोल्टेज समान हो, बी में कह रहा है जब दोनों बिंदुओं का वोल्टेज यानी कि समान और ऋणात्मक होता है, सी में कह रहा है दोनों बिंदुओं का वोल्टेज अलग अलग होता है, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि धारा जब बहता है दोनों यानी कि बिंदुओं का वोल्टेज अगर अलग अलग होता है तब यानी कि धारा फ्लो होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का आगामी प्रश्न दिया है यदि एक परिपथ में एक नोड ए और वोल्टेज यानी कि 20 वोल्ट है। ठीक है, और नोड बी का वोल्टेज 21 वोल्ट है, तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि करंट नोड ए से नोड बी की तरफ यानी कि फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए बी भी पढ़ लेते हैं। और बी में दिया है करंट नोड बी से नोड ए की तरफ यानी कि फॉलो करेगा, और सी में दिया हुआ है दोस्तों यानी कि कोई करंट फॉलो नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं, करंट तो फॉलो करेगा, डी में दिया इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं, दो नहीं, अब दो में से हमको यानी कि चूज करना है। तो देखिए दोस्तों ये जो ए में क्या दिया हुआ है, ए का यानी कि 20 वोल्ट है। यहाँ पे देखिए ए का जो वैल्यू दिया है यानी कि 20 वोल्ट है, और बी का जो वैल्यू दिया है यानी कि 21 वोल्ट है। तो करंट जो होगा ना दोस्तों वो यानी कि करंट नोड बी से नोड ए की तरफ फॉलो करेगा। ठीक है, यानी कि बी से जो है यानी कि ए की तरफ बी से नोड ए की तरफ फॉलो करेगा, क्योंकि यानी कि छोटा वाला वैल्यू ए है और बड़ा वाला वैल्यू यानी कि बी है। तो जो आदमी बल्लेबान रहेगा वही ना जीतता है कोई भी यानी कि चीज में। तो इसके लिए यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, आंसर मिल जाएगा आप लोगों को एग्जाम में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए कोई भी क्वेश्चन आता है तो दोस्तों उसको ध्यान से पढ़िए, नहीं समझ में आता तो स्किप करके आगे बढ़िए, एग्जाम में अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, बाद में उसको डिस्कस करना है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है करंट निर्भर करती है। ठीक है, तो वोल्टेज के रिफरेंस पे, ठीक है, बी में दिया वोल्टेज के अंतर पर, और डी में दिया सी में दिया है यानी कि दोनों पर, और डी में है यानी कि किसी पर नहीं। तो दोस्तों करंट जो निर्भर करता है वो आपको यानी कि वोल्टेज के अंतर पे निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि वोल्टेज का अंतर पे यानी कि निर्भर करता है, वोल्टेज के अंतर पर निर्भर करता है यानी कि करंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न है यानी कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में करंट कितना होता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो करंट होता है वो यानी कि अनंत होता है। वैसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन में क्या है तो अनंत है। चलिए अनंत तो होता ही है। बी में है यूनिटी मान होता है, नहीं जी। और सी में है यानी कि जितना संभव हो सके। ठीक है, ज़्यादा जितना संभव हो सके। चलिए ये भी ठीक है, ठीक है ना, ये भी ठीक है। और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो दोस्तों अगर ये जो इन्फिनिटी यानी कि यूनिटी मान जो नहीं रहता तब तो डी ऑप्शन लगा दें, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये जो है यानी कि सी में दिया हुआ यानी कि बेहतर इसको माना जाएगा। ठीक है, इसमें यानी कि दो आंसर है। अगर ऑप्शन में यानी कि जितना ज़्यादा संभव हो सके अगर नहीं रहे तब यानी कि अनंत लगाना है। ठीक है, लेकिन ये दोनों अगर रहे तो इसमें यानी कि ज़्यादा जितना संभव हो वही लगाना है। ठीक है,
तो आप लोग मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझे होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए इसका यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई डाउट है तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि एमएमएफ का समरूप क्या होगा विद्युत परिपथ में। तो दोस्तों यानी कि एमएमएफ का जो समरूप होता है यानी कि विद्युत परिपथ में होता है यानी कि बराबर में यानी कि ईएमएफ, ठीक है। इसको यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है और एमएमएफ का फुल फॉर्म होता है इसको यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहा जाता है। तो ध्यान रखिए कभी कल फुल फॉर्म भी आ जाता है एग्जाम में। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है, ईएमएफ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि एक अच्छे चालक में यानी कि प्रति यूनिट आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि प्रति यूनिट आयतन में हमको इलेक्ट्रॉन बताना है। तो दोस्तों यानी कि प्रति यूनिट आयतन में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यानी कि 10 के पावर में यानी कि 22 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना, 10 के पावर 22। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 10 के पावर 22, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र तीव्रता में यानी कि क्या संबंध होता है, ठीक है। यानी कि दोनों के बीच हमसे यानी कि संबंध पूछ रहा है। तो यानी कि क्या संबंध होता है वो हमको यानी कि बताना है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों यानी कि धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र में यानी कि संबंध होता है, ठीक है। क्या संबंध होता है ये बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि सीधे समानुपाती, बी में कह रहा है दोस्तों यानी कि व्यतिकरणानुपाती होता है, ठीक है। और डी में दिया हुआ है दोस्तों योग का, और सॉरी सी में योग का और डी में दिया है गुना का। तो दोस्तों गुना का नहीं होता, नहीं योग का होता, नहीं व्यतिकरणानुपाती होता है। तो दोस्तों यानी कि क्षेत्र का तीव्रता जो होता है यानी कि सीधे यानी कि समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि यदि एक परिपथ में यानी कि 5 एम्पियर करंट 6 सेकेंड तक फॉलो होता है तो कितना चार्ज होगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है हमसे, यानी कि चार्ज पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि Q बराबर जो क्या होता है यानी कि IT होता है। क्या होता है, IT होता है। तो चलिए चार्ज हमसे पूछ रहा है तो Q बराबर I का वैल्यू कितना दिया हुआ है यानी कि 5 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में यानी कि T का मान कितना है यानी कि 6 सेकेंड है, तो यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करने के बाद कितना आएगा यानी कि 6 पंचे 30 आ रहा है, ठीक है। और 30 जो होगा यानी कि कुलम्ब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज का यूनिट कुलम्ब होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है, 30 कुलम्ब। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न दिया है यानी कि ओम के नियम के अनुसार कौन सी वातावरणीय परिस्थिति नियत रहना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जो नियत रहता है वो कौन सा नियत होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यानी कि टेम्परेचर तो नियत होना ही चाहिए, एकदम हर हाल में टेम्परेचर नियत होना चाहिए, दाब भी नियत होना चाहिए और आयतन भी नियत होना चाहिए। तो इनमें से यानी कि सभी नियत होना चाहिए। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि ओम के नियम के अनुसार कौन सी वातावरणीय परिस्थिति नियत रहनी चाहिए। देखिए दोस्तों यानी कि सेम ही प्रश्न यानी कि रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर जो होगा यानी कि डी होगा, ठीक है। अब चलिए इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ओम के नियम के अनुसार किसी परिपथ का प्रतिरोध कैसा होता है। तो यानी कि ओम के नियम के अनुसार जो दोस्तों यानी कि होता है वो यानी कि रैखिक होता है। क्या होता है, यानी कि लीनियर होता है, ठीक है। यानी कि लीनियर फॉर्म होता है, इसको यानी कि भूलना नहीं है, एग्जाम में आएगा, ठीक है। यानी कि लीनियर फॉर्म ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न दिया यानी कि प्रतिरोधकता यानी कि इनमें से किसके सीधे यानी कि समानुपाती होता है। तो दोस्तों यानी कि प्रतिरोधकता जो होता है किसके समानुपाती होता है वो हमको यानी कि बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि प्रतिरोधकता जो समानुपाती होता है किसके समानुपाती होता है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में करा यानी कि चालकता का, बी में प्रतिरोध का, सी में चालकत्व का और डी में दिया यानी कि प्रवेश्यता का, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि प्रतिरोधकता जो समानुपाती होता है वो यानी कि प्रतिरोध का होता है। किसका होता है, यानी कि प्रतिरोध का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि कौन सा प्रतिरोध सबसे भारी होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यानी कि मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा अगर प्रश्न आए तो यानी कि एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे भारी पूछ रहा है, ठीक है। और दोस्तों यानी कि सबसे भारी देखेंगे कि यानी कि ओम में जो दिया हुआ है सबसे छोटा वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। ओम वाला सबसे छोटा वैल्यू तो देखिए 10 है सबसे छोटा, और वाट भी देखेंगे सबसे छोटा वाला ही, तो देखिए 1 वाट। तो ऑप्शन राइट आंसर की बात किया जाए इसमें किसमें दिया है, यानी कि 10 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से चूज करेंगे, यानी कि सबसे जो छोटा होगा वही यानी कि सबसे भारी होगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। बेस्ट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
बेस्ट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, यानी कि हम उस बैटरी को प्राथमिकता दे सकते हैं जिसके आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो। नहीं, तो उसको प्राथमिकता क्यों देंगे भाई, यानी कि राइट आंसर यानी कि नहीं वाला हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो वोल्टेज बनाने में असफल होगा, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को समझिए, पैटर्न को समझिए, क्वेश्चंस क्या कर रहा है, उसके बाद आंसर कीजिएगा एग्जाम में। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसके लिए मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग जरूर उसको वॉच कीजिएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न, यानी कि शुद्ध प्रतिरोधी लोड क्या है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए में है, यानी कि इंडक्शन। अब चलिए अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो बी में दिया हुआ है दोस्तों हीटर, और सी में दिया है चोक, और डी में दिया है यानी कि उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यानी कि शुद्ध जो प्रतिरोधी होता है यानी कि हीटर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि यदि हम ताप को यानी कि बढ़ा दे तो कार्बन का प्रतिरोध क्या होगा। अगर ताप को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो कार्बन का प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमको बताना है। तो दोस्तों अगर ताप को यानी कि बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अगर यानी कि बढ़ा दिया जाए तो ये जो होगा दोस्तों यानी कि घट जाता है। क्या होता है, यानी कि घट जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, यानी कि घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि विद्युत ऊर्जा का मात्रा क्या होता है। ठीक है, यानी कि किसका पूछ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पूछ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमको यानी कि यूनिट पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो होता है दोस्तों वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो होता है यानी कि किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि प्रतिरोधक क्या खपत करता है। ठीक है, यानी कि रेसिस्टेंस यानी कि कंज्यूमेंट। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध जो खपत क्या करता है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में कहा है रिएक्टिव शक्ति, बी में यानी कि एक्टिव शक्ति, सी में आभासी शक्ति, और डी में दिया यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि रेसिस्टेंस जो खपत करता है वो यानी कि एक्टिव शक्ति खपत करता है। क्या, यानी कि एक्टिव पावर को यानी कि खपत करता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि एक्टिव पावर। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है दोस्तों यानी कि बी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि जिस प्रकार चालकता का संबंध यानी कि महो से है उसी प्रकार संबंध दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि रेसिस्टेंस का तो ओम होता है, ये सही है। कैपेसिटेंस का हेनरी, कैपेसिटेंस का हेनरी नहीं फेरेड होता है, ये गलत हो गया। इंडक्टेंस का फेरेड, इंडक्टेंस का यानी कि फेरेड नहीं हेनरी होता है। एल्यूमेन, ठीक है, एल्यूमेन लक्स का होता है, स्टेरेडियन का नहीं होता। तो ये भी गलत हो गया, यानी कि सही हमको बताना था। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, ये न्यू क्वेश्चन से आप लोगों को यानी कि एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। इससे आप लोगों को यानी कि मेरिट तक पहुंचाएगा ये क्वेश्चन। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, मैं सारा पार्ट इसका अलग से प्ले लिस्ट बना दूंगा। प्ले लिस्ट का नाम रहेगा यानी कि T2 संभावित प्रश्न 2023। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि यदि दो 10 ओम के प्रतिरोध श्रेणी में लगे हुए तो तुल्यांक प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, यानी कि श्रेणी का फॉर्मूला जो RT बराबर दोस्तों होता है यानी कि R1 और प्लस में यानी कि R2 और डैश यानी कि R अनंत तक होता है। तो R1 का भी वैल्यू 10 है और R2 का भी वैल्यू 10 है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 20 ओम होगा। कितना होगा, 20 ओम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि 20 ओम। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न दिया है, सेम ही क्वेश्चन है क्या दोस्त, फिर से पढ़ लेते हैं। यदि 2 ओम के प्रतिरोध समानांतर में, नहीं अलग क्वेश्चन है। देखिए RT बराबर ये क्या दिया, यानी कि समानांतर में दिया हुआ है। तो 1/, में यानी कि 10 हो गया, और प्लस में यानी कि 1/10। अब चलिए यानी कि 10 का लघुत्तम यानी कि 10 हो गया एलसीएम, और कितना हो जाएगा 1 और प्लस में 1। ठीक है, तो RT बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 10/2, और बराबर में जो आएगा कितना आएगा, 5 आएगा। ऑप्शन किस में दिया है, 5 ओम। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 5 ओम। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा छोटा छोटा न्यूमेरिकल करके जाना ही है, एग्जाम में एकदम आएगा इस पे क्वेश्चंस। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। ठीक है, यानी कि धातु का पूछ रहा है। ठीक है, धातु का जो यानी कि ताप गुणांक होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि धातु का जो ताप गुणांक होता है, ठीक है, यानी कि धातु का जो ताप गुणांक होता है वो यानी कि धनात्मक होता है। क्या होता है, यानी कि धनात्मक होता है। वहीं पे यानी कि अधातु की बात किया जाए तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर का भी ऋणात्मक होता है, लेकिन धातु का जो है यानी कि ताप गुणांक धनात्मक होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है, धनात्मक।
ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका समाधान बहुत जल्द होगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को यानी कि सिलेक्शन दिलाने का यानी कि कसम खाया है। तो आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। जितना मैं पाठ करा रहा हूं यानी कि T2 संभावित प्रश्न 2023 का सारा पाठ देख लीजिएगा, आपका यानी कि पार लगने वाला है। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।